नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि संबंधी विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं। उन पर होती है विस्तृत चर्चा, साथ ही हम आपकी समस्याओं का समाधान भी देते हैं, वो भी लाइव कॉल के माध्यम से। व्हाट्सएप या फिर ईमेल कर आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं और हमारे विषय विशेषज्ञ संबंधित सवालों के जवाब देंगे, यानी तुरंत आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। तो आज का विषय क्या है जिस पर आज हम आपके सवाल लेने वाले हैं, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, आइए नजर डालते हैं आज के विषय पर। हमारा आज का पहला विषय है मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण। साथ ही हम बात करेंगे आम के बागों की देखभाल के बारे में। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर नोट कर लें, 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061 टोल फ्री, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके साथ ही आप चाहें तो हमें सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 8800520717। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यानी आप अपने सवाल टेक्स्ट मैसेज के तरह या फिर आप चाहें तो वॉइस मैसेज यानी अपने सवाल रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल कर ही रहे हैं तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। तो अगर आपका व्हाट्सएप सवाल है या फिर ईमेल है, दोनों ही हम लाइव कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और टोल फ्री नंबर भी हमने आपको बता दिया है। कुछ बातों का विशेष तौर पर हमारे दर्शक ध्यान रखें, जब आप कॉल करें तो ये सुनिश्चित कर लें कि आप नेटवर्क क्षेत्र से ही हमें कॉल करें, जहां बहुत ज़्यादा शोर ना हो, ताकि स्पष्ट हम आपके सवाल को सुन सकें। इसके साथ ही अपने सवाल को कम शब्दों में कहने का प्रयास करें। अपने क्षेत्र के बारे में अपना नाम अवश्य बताएं। इसी तरीके से व्हाट्सएप करें या फिर ईमेल करें तो भी आप अपना नाम, अपने क्षेत्र का नाम ज़रूर दें। तो चलिए आज के जो हमारे दो मेहमान हैं उनसे अब आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राम आश्रय जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं तुराई उपरांत प्रौद्योगिकी IARI पूसा नई दिल्ली में। और आज का जो हमारा पहला विषय है यानी फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, आपसे जानकारी लेंगे और साथ ही जो भी इस विषय से जुड़े हुए सवाल होंगे उसका भी हम आपसे उत्तर लेंगे अपने दर्शकों के लिए। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर अजय कुमार त्रिवेदी जी हैं। डॉक्टर अजय, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ रहे हैं। प्रधान वैज्ञानिक, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में। और आज का जो हमारा दूसरा विषय है आम के बागों की देखभाल, उस पर हम आपसे जानकारी लेंगे और साथ ही उससे जुड़े हुए जो भी सवाल होंगे उसका जवाब भी डॉक्टर अजय देंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। तो आज के दोनों विषय के बारे में हमने आपको जानकारी दी, दोनों मेहमानों से आपने मुलाकात भी की। आइए बात करते हैं बारी बारी से जो हमारे आज के विषय है यानी खाद्य प्रसंस्करण। एक अनुमान के अनुसार आज भी हमारे देश में जो फल या सब्जियां हैं उसमें 25% सिर्फ ऐसे ही बर्बाद हो जाता है, जो कि ना तो प्रोसेस होता है ना ही बाजार तक पहुंचता है। यानी उत्पादकता में कोई समस्या नहीं, उत्पादक हमारे किसान बहुत अच्छा पैदा कर रहे हैं, लेकिन वो सही जगह पर नहीं जा पा रहा, उसमें नुकसान हो रहा है। इसी तरीके से कई ऐसे हमारे फसलें हैं जिन्हें प्रोसेस करके हम ज़्यादा बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी से जुड़े आज हमारे सवाल होंगे, हमारी चर्चा होगी। तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर राम आश्रय से। सर, फूड प्रोसेसिंग के बारे में तो इस बजट में भी फिर से कहा गया है और उसे भी काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है सरकार। क्यों ये महत्वपूर्ण हमारे किसानों के लिए? देखिए, आपने जैसे चर्चा प्रारंभ की, प्रसंस्करण एक उदीयमान सेक्टर है, सनराइजिंग सेक्टर, और इस पर हमारी सरकार, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, उन सब का काफ़ी बल है। और जैसे कि आपने कहा कि हमारे बहुत से फल सब्जियों की अगर बात करें काफ़ी नष्ट हो जाती हैं, और लेकिन उनका अब नुकसान सरकारों, राज्य सरकारों, किसानों और तकनीककारों की एक सफल प्रयास, मेहनत से काफ़ी कम आ गया है। और ये इस तरह तकरीबन 15% के आसपास फल सब्जियों का नुकसान इस समय हो रहा है। फिर भी एक बहुत बड़ी मात्रा है, इसको कहीं न कहीं कम करने की ज़रूरत है। और जो आज का विषय अपने आप में बहुत अनूठा है, मोटे अनाजों का खाद्य प्रसंस्करण। मोटे अनाज जो कि हमारे प्राचीन समय में खाद्य श्रृंखला में अग्रणी स्थान रखते थे और धीरे धीरे कहीं कहीं ह्रास हुआ और ये कहीं पीछे खिसक गए, और उससे हमें उसका नुकसान हमारी संख्या को, जनसंख्या को, हमारे अपने लोगों को, जड़, जमीन, मिट्टी
वायु सबको उठाना पड़ा और पुनः हम वापस आ रहे हैं इन मोटे अनाजों की तरफ। उसकी वजह है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा संबल दे सकते हैं हमारी जलवायु को साधने में। जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पानी की अधिक मांग हो रही है और कीड़े मकोड़ों का प्रकोप है, तो कहीं आप कह सकते हैं जो दैविक और जैविक और अजैविक आपदाएं हैं उनसे लड़ने की अनूठी शक्ति है इन मोटे अनाजों में। और हाँ, इससे जो सबसे बड़ी बात है, हमारी सेहत के लिए ये वरदान है और इसीलिए अब पुनः मोटे अनाजों पर काफ़ी बल दिया जा रहा है। और आज की तिथि में मोटे अनाजों का क्षेत्रफल तकरीबन 15.5 लाख मिलियन हेक्टेयर हो गया है और उपज भी करीब करीब, अगर हम टोटल उत्पादन देखें मोटे अनाजों में, खासकर ज्वार, बाजरा, कोंदो, सामा, मड़ुआ इत्यादि का, तो ये करीब करीब 28 मिलियन टन से अधिक जा पहुंचा है और ये बहुत ही कम समय में हुआ है। और इसके लिए सरकारों और खासकर हमारे किसान भाइयों का साधुवाद है, उनकी यहाँ पे बड़ी कड़ी मेहनत है। बिल्कुल। तो जैसे कि हम खाद्य प्रसंस्करण की बात कर रहे हैं, तो देखिए प्रसंस्करण, चाहे हम बागवानी फसलों की बात करें या फिर अन्य जो अनाज है वो है या फिर मोटे अनाज, हर एक क्षेत्र में हो रहा है। और मोटे अनाज को हमारे थाली तक पहुंचाने के लिए सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है और इसमें किसानों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे लिए कैसे ये और सुविधाजनक हो, कैसे हम इसे और बेहतर तरीके से अपने किचन में, अपने रसोई घर में इस्तेमाल कर सकें या फिर विभिन्न तरह के जो पकवान हैं वो बनाए जा सकें मोटे अनाज से, यहाँ पर प्रोसेसिंग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। तो कैसे प्रोसेसिंग यूनिट आप सेट कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मोटे अनाज हैं जिनकी प्रोसेसिंग ज़्यादा बेहतर है या फिर ज़्यादा उनकी उपयोगिता है, ज़्यादा उनकी मांग है, तमाम सवाल हम आज कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और अगर आपके भी कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर हमें ईमेल करें, व्हाट्सएप करें या फिर टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आगे बातचीत की शुरुआत करें, दूसरे विषय पर जाएं, उससे पहले देखते हैं मोटे अनाज की प्रोसेसिंग पर हमारी रिपोर्ट। देश में मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मोटे अनाजों की खेती की जाती है। इनके अलावा ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी मोटे अनाज उगाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाजों और इनसे बनने वाले खाद्य उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सरकार भी मोटे अनाजों की खेती, इसके प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन पर जोर दे रही है, जिससे किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है। बता दें कि मोटे अनाजों में बाजरा, ज्वार, रागी, कांगनी, कोदो, कुटकी, चीना, सावा, ब्राउन टॉप मिलेट, टेफ मिलेट और फेलियो मिलेट आते हैं। मोटे अनाजों का प्रसंस्करण कर कई तरह के उत्पाद बनाकर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ज्वार से चॉकलेट, मफिन्स, पानी पूरी, बर्फी और समोसा बना सकते हैं, तो बाजरे से मुठिया, लड्डू और रागी से बालूशाही और पकौड़ी बनाई जा सकती है। मोटे अनाज से अलग अलग उत्पाद बनाने के लिए आप नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू में व्यवसाय की शुरुआत छोटे स्तर पर करने के बाद बाजार मांग के हिसाब से व्यवसाय का विस्तार भी कर सकते हैं। तो देखा आपने कि कैसे इसका बाजार भी लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका भी काफ़ी विस्तार हो रहा है और लोग मोटे अनाज के पोषक तत्वों के बारे में समझ रहे हैं, उसके लाभ को जान रहे हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि चाहे इसका रकबा हो या फिर इससे बने हुए विभिन्न उत्पाद हो, उनकी उपलब्धता भी बाजार में और बेहतर होती जा रही है। आइए बात करते हैं आज के हमारे दूसरे विषय के बारे में। डॉक्टर अजय हमारे साथ लखनऊ से हैं। सर, आज का हमारा दूसरा विषय है आम के बागों की देखभाल। तो भी आपसे जानना चाहूँगी कि अभी तो सर्दियाँ जाने वाली हैं, अभी क्या स्थिति है बागों की, किन बातों का इस वक्त ध्यान रखने की आवश्यकता है? इस समय आपके बागों में आ रहे हैं और को सुरक्षित रखना और वो फल में बदल जाए, इसकी जो प्रक्रियाएं होती हैं इस समय बागों में आ रही हैं। मेन तौर पर फूल आने से पहले बागों में थोड़ा सा सूखा होना जरूरी होता है। अगर बागों में सूखा नहीं होगा, नमी ज्यादा होगी, फूल नहीं आ सकते।
तो किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है जब तक फूल ना आए तब तक बागों की करें। और जैसे आने के बाद फूल फल में बदलने लगते हैं समय से और फल मैच्योर होने तक परिपक्व अवस्था तक फिर सिंचाई की जरूरत होती है। जी जी जी। तो ये होता है पूरा जो पोषक तत्वों का प्रबंधन होता है। और इसी समय जो चक्र प्रबंधन का भी समय होता है जनवरी के महीने में जो ठंड का सीजन होता है और कुछ रोग और कीटों का प्रबंधन का ही ये भी एक मुख्य समय होता है। जी जी बिल्कुल। तो देखिए जैसे बता रहे हैं कि बाग में नमी नहीं होनी चाहिए, सूखे हों, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे किसान बागों की साफ़ सफाई रखें, पोषक तत्वों का प्रबंधन भी बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए आगे और हम इससे जुड़े हुए सवाल लें, आपकी कॉल्स लें, आपके व्हाट्सएप सवाल लें या फिर ईमेल्स को कार्यक्रम में शामिल करें। फिलहाल पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं आमों की बागों की देखभाल के बारे में। बहुत से किसानों ने इस समय आम के बाग लगा रखे होंगे। आम के लिए ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय थालों की गुड़ाई करें, छोटे पौधों के ऊपर से छप्पर हटा दें। मिली बग के बचाव के लिए पेड़ों के तने पर पॉलीथीन की 3 फुट चौड़ी पट्टी बांध दें और 250 ग्राम प्रति पेड़ की दर से क्लोरपाइरीफास धूल की 101.5% मात्रा को पेड़ के चारों ओर की मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसके अलावा मिट्टी की सतह पर परभक्षी यूबेरिया बेसियाना या 5% नीम बीज के गिरिसत का अनुप्रयोग प्रौढ़ कीटों को मारने के लिए करें। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन्हीं दिनों पौधों पर फूल आते हैं और अगर किसी भी कीटनाशी का उपयोग फूलों पर किया गया तो संपूर्ण परागण न होने से कम फल लगेंगे। आम के भुनगा कीट कोमल प्ररोहों, पत्तियों और पुष्पक्रमों से रस चूसते हैं और फल गिरने लगते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कार्बोरिल 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या क्लोरोपाइरीफास की 5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। आम को चूर्डिल आसिता की रोकथाम के लिए 250 ग्राम कैराथेन का 500 लीटर पानी में या ट्राइडेमेफान 0.1% की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें। इसके अलावा गंधक चूर्ण की 500 ग्राम मात्रा को प्रति पौधा की दर से इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आम के बागों में किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो हमें आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने ये भी कहा कि कुछ भी करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह ज़रूर लें। तो ये मंच उसी के लिए है। हमारे साथ डॉक्टर अजय हैं जो कि आम के बागों की देखभाल से जुड़े हुए जितने भी सवाल होंगे उस पर आपके जवाब देंगे। आइए बात कर लेते हैं सर, अगर मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण की बात करें तो इसकी शुरुआत किस प्रकार से की जा सकती है? क्या इसमें भी कुछ है कि कितना आप कितना कैपिटल लगा सकते हैं या फिर कौन सी फसलों का चुनाव कर सकते हैं? इसमें कौन कौन से मुख्य बिंदु होते हैं जब इसका फैसला करें? देखिए, इसका फैसला जब कोई भी हमारा किसान भाई बहन इस क्षेत्र में आना चाहता है और ख़ासकर मोटे अनाजों का प्रसंस्करण करने की पहल करना चाहता है तो सबसे पहले ये देखें कि आपके पास कौन से मोटे अनाज हैं जिनका क्षेत्रफल कितना है। अगर आप एक छोटी इकाई लगाते हैं तो प्रतिदिन अगर आपको कितने माल की प्रोसेसिंग करनी होगी। उदाहरण के तौर पर अगर राजस्थान में कोई हमारा भाई या बहन कार्यक्रम देख रहा होगा और ये चाहता है कि हम ज्वार या बाजरा की प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं तो उनको पहले ये देखना होगा कि हमारे पास पूरे साल ज्वार और बाजरा की उपलब्धता कहाँ कहाँ से होगी, उसको हम कहाँ से लाएंगे, कैसे भंडारित करेंगे। ये एक पहली बात हुई। और इससे पहले वो कहीं न कहीं से एक प्रशिक्षण जरूर हासिल कर लें कि प्रशिक्षण, क्योंकि वही एक सफलता की कुंजी है कि अगर आप ज्वार या बाजरा को अच्छी तरीके से स्क्रैप करके उससे कोई आटा बनाना चाहते हैं या दूसरे उसकी लड्डू बनाना चाहते हैं या इस तरीके से उसके आटा बनाने के बाद या उसका चूर्ण बनाने के बाद या उसकी दलिया बनाने के बाद विभिन्न रूपों में किस तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है, या इसकी आप बेकिंग यूनिट, बिस्किट इत्यादि बनाना चाहते हैं तो इन सब का काफ़ी आपको एक सर्वे करना होगा, आप एक अध्ययन करना होगा
और प्रशिक्षण करने के बाद आप एक छोटी इकाई डालें और इकाई भी ऐसी स्थान पे डालें जहाँ पे अच्छा स्वच्छतापूर्ण वातावरण हो। और इसके लिए हमारी राज्य और केंद्र सरकारें काफ़ी योगदान दे रही हैं, सब्सिडी भी दे रही हैं। और कुछ ऐसी मशीनें होती हैं जिनका प्रयोग कई फसलों के प्रसंस्करण के लिए किया जा सकता है। जैसे कि आप उसी से आप ज्वार का भी प्रसंस्करण कर सकते हैं, बाजरा का भी कर सकते हैं, रागी और मड़ुआ इत्यादि का भी कर सकते हैं। तो ये कुछ मोटी बातें हैं जिनको किसान भाई बहन, जैसे आप कोई भी व्यवसाय शुरू करें मोटे अनाजों पर, इस पर ज़रूर अमल करें कि आपका कच्चा माल कहाँ से आएगा, उसका बाज़ार कहाँ है, उसका प्रशिक्षण हमें कहाँ से हासिल करना। इसके बाद जो प्रोसेसिंग यूनिट हम लगाएंगे उसमें कौन कौन से यंत्र लगने हैं, संयंत्र, वो आपके उसके लिए विद्युत उपलब्धता कहाँ से होगी, या उसको आप सोलर बेस्ड बनाना चाहते हैं। आजकल ये भी है कि आप सौर ऊर्जा के ऊपर भी संचालित इकाई लगा सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, सौर ऊर्जा को तो हमारी सरकार काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है। हमारे देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सौर ऊर्जा के लिए बहुत अच्छा स्कोप है और ये अपने आप में क्लीन एनर्जी है और आप अपनी लागत को भी घटा सकते हैं और साथ ही प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति आप कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी जिम्मेदारी भी निभाते हैं। आगे कुछ और बातों के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। आनंद प्रताप है, उत्तर प्रदेश के गोंडा से इन्होंने में कॉल किया है। जी आनंद जी, स्वागत है हेलो किसान में, बताएं अपना प्रश्न। हाँ जी, हम ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आम का कौन सी वैरायटी लगाना उपयुक्त होगा, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए। ठीक है, आप आम की वैरायटी के बारे में जानना चाहते हैं। डॉक्टर अजय हमारे दर्शक हैं, आनंद प्रताप ये आम की वैरायटी के बारे में जानना चाहते हैं, गोंडा से हैं ये। आम की वैरायटी जो यहाँ पे मुख्य कमर्शियल वैरायटी ग्रो की जाती हैं वो दशहरी है, मल्लिका है, आम्रपाली है, चौसा है, लंगड़ा है, जो इस क्षेत्र की मुख्य प्रजातियां हैं। तो बाग को लगाते समय ध्यान रखना चाहिए केवल एक ही प्रजाति के पौधे न लगाएं, उसमें 5 से 10% कम से कम अदर दूसरी प्रजातियों के भी पौधे लगाएं, जिससे उत्पादन में, परागण में अच्छा होता है और पैदावार भी अच्छी होती है। जी जी बिल्कुल। और हमारे जो अन्य दर्शक हैं वो भी अगर आम के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो अवश्य हमें कॉल करें और हम बात करें मोटे अनाज की प्रोसेसिंग के बारे में, या फिर प्रोसेसिंग से जुड़ा भी कोई भी अगर आपका प्रश्न है तो उसका भी वेलकम है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अगर आप हेलो किसान कार्यक्रम से यानी लाइव फोन इन कार्यक्रम से अभी जुड़ रहे हैं तो आज के विषय हम आपके लिए एक बार दोहरा देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण की। साथ ही अगर आप आम के बाग लगाते हैं तो इस वक्त कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना आवश्यक है, यानी आने वाली फसल के लिए किस प्रकार की तैयारियां आपको अभी से करनी होंगी। कोई भी अगर आपके सवाल है आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें या फिर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विपिन है, सागर से, मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर है। विपिन जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या प्रश्न है। जी नमस्ते मैम। नमस्कार विपिन जी। मैम मेरा सवाल ये था कि आमों में मोर जो फूल बोलते हैं वो इसी मौसम में आते हैं, फरवरी मार्च में, और अधिकतर किसानों की मैम शिकायत रहती है कि आधे से ज्यादा फूल और छोटे छोटे फल लग के झड़ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब से जानना था कि इसके लिए कैसे रोकथाम करें। हालांकि स्वाभाविक है, डॉक्टर बताते हैं कि थोड़े बहुत तो झड़ते ही है, लेकिन कम से कम कैसे करें, क्योंकि उचित मौसम है और अभी इसी टाइम पर ये समस्या आती है। तो रोकथाम के लिए उपाय बताइए। जी, डॉक्टर अजय हमारे दर्शक विपिन है, सागर मध्य प्रदेश से, इनका ये सवाल है, क्या बताना चाहेंगे सर। आम में फूलों का झड़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। आम में पुष्प बहुत आते हैं जी और जी, ये संभव नहीं है कि वो सारे फल में बदल जाएं। जी जी। तो 1000 में से अगर 5 फूल फल में बदल गए तो उपज बहुत अच्छी होती है। अगर आपके उसके बाद भी फल गिर रहे हैं तो उसमें नेफ्थलीन एसिटिक एसिड 20 ppm का सॉल्यूशन फल बनने के बाद में आप छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आम का जो गिरना है, झड़ना है, बंद हो जाएगा। क्योंकि ये प्रक्रिया तब तक निचोड़ नहीं होगी तब तक गिरना चालू रहता है। तो शुरू में अगर गिरते हैं तो उनसे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है। जो फल बाद में बनेंगे वो अच्छे बनेंगे, एक किस्म के होंगे। लेकिन अगर लेट स्टेज में गिरेंगे तो वो ज्यादा नुकसान भी होता है, तो उस समय छिड़काव। जी डॉक्टर अजय, जैसे कि आपने बताया कि लेट स्टेज में अगर झड़ते हैं, और मुझे लगता है कि विपिन जी का कहीं ना कहीं ये भी कंसर्न है, तो ये किस वजह से होता है, मतलब क्यों ऐसे झड़ते हैं? क्या गलत समय पे सिंचाई लगा दी जाती है, या कोई बीमारी होती है, या कोई डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से ऐसे हालात बनते हैं? ये तो जो फलों का गिरना ये होता है कि जब हवा चलती है तो गिरते हैं। अगर नमी की कमी है बाग में तो फल गिरते हैं, अगर नमी कम है तो सिंचाई करते हैं तो फलों का गिरना थोड़ा सा कम हो जाता है। और उसके साथ में कुछ न्यूट्रिएंट की इम्बैलेंस अगर होता तो आपको सॉइल टेस्ट कराना पड़ेगा। हमारे यहाँ कोई न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी या टॉक्सिसिटी तो नहीं है। किसान बिना परीक्षण कराए अपने आप जो न्यूट्रिशन देखते रहते हैं उससे परेशानियां आती हैं। तो एक वो भी सलाह है कि जो भी बाग हो तो उसमें समय समय पर वहाँ पे उपलब्ध प्रयोगशाला से समय टेस्टिंग कराते रहें और नमी फल आने के बाद में बरकरार रहें। जी जी बिल्कुल ठीक है। तो उचित नमी जो है वो बनी रहनी चाहिए, जैसा कि हमें सर ने बताया। आइए अब आज का जो हमारा दूसरा विषय है यानी मोटे अनाज का प्रसंस्करण, उससे जुड़ा हुआ अगला प्रश्न ले लेते हैं। सर अब मैं आपसे समझना चाहूँगी कि देखिए प्रसंस्करण किसी न किसी रूप में तो हमारे किसान बरसों से करते आ रहे हैं। जो अचार है, मुरब्बा है, चाहे उसे व्यावसायिक तौर पर हम नहीं कर रहे थे पहले, लेकिन जब इसे एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक व्यवसाय के तौर पर, एक उद्योग के तौर पर हम इसे सोचते हैं तो किसान थोड़ा सा इसमें घबरा भी जाते हैं। तो कौन कौन सी मुख्य रूप से चुनौतियां हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए ही हमारे किसान आगे कदम बढ़ाएं? देखिए, आपने यहाँ पे अक्ष प्रश्न किया है कि घबरा जाते हैं। निश्चित तौर पर अगर हम एक पृष्ठभूमि में जाएं, पुराने समय में हमारे घर में हमारी माँ, बहनें, दादी इत्यादि मोटे अनाजों का किस तरीके से प्रसंस्करण किया जाए उसमें वो दक्ष थी। जैसे आपका ज्वार बाजरा के ऊपर, इनके दाने के ऊपर एक काफ़ी मजबूत कवच होती, जिसे हम भूसी बोलते हैं। अगर हम गेहूं है या दूसरे अनाजों की तुलना में करें तो उसको निकालना थोड़ा कठिन होता है। उसके लिए आपका ओखली में उसको अच्छी तरीके से प्रसंस्करण करते, उसको छानना, बीनना, कुटाई इत्यादि करना, इसमें काफ़ी एक उनका एक इन्वॉल्वमेंट होता था, समय लगता था, और वो उसमें एक बड़ी एक स्वाभाविक
प्रक्रिया थी और सभी जो ग्रामीण अंचल में जो महिलाएं थीं वो इसमें दक्ष थीं, लेकिन आधुनिकीकरण होते होते काफ़ी कुछ बदलाव आया और इस तरफ कहीं न कहीं उनमें एक दक्षता में कमी आई। और पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ आगे पास भी नहीं हो पाई। देखा कि मोटे अनाज का चलन ही खत्म हो गया 2-3 दशक में। तो उसके बाद अभी भी उसमें अगर हम गेहूं इत्यादि की तुलना करें तो उसमें कहीं न कहीं श्रम का इन्वॉल्वमेंट, श्रम का उपयोग ज़्यादा है। और अब इसको अगर हम मशीनीकरण के युग में कहें कि काफ़ी कुछ दक्ष मशीनें हमारे पास आ गई हैं, जिसके माध्यम से उनको अच्छी तरीके से उनके ऊपर की जो भूसी है, चूनी चोखर इत्यादि को अलग करके और अच्छा सा आटा बनाया जा रहा है। लेकिन अभी कहीं न कहीं उतने स्तर पे हमारी जो यूनिट्स हैं, इकाइयां हैं या प्रसंस्करण उद्योग हैं उस स्तर पर नहीं आ पाए हैं। लेकिन जो सतत प्रयास चल रहा है तो हम देखेंगे कि आने वाले समय में ये जो मोटे अनाजों का आटा है या उत्पाद है हर जगह आपको मिलेगा। हाँ, अभी आप इसकी आहट सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। अगर आप हवाई यात्रा भी करते हैं तो आपको कहीं न कहीं आप आजकल उसमें मोटे अनाजों का स्नैक्स है वो मिलता है, या मिलेट्स है, या आप रेल में यात्रा करते हैं वहाँ पे भी कहीं कहीं आपके मिलेट्स या मोटे अनाज के लड्डू इत्यादि या बिस्किट मिल रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं एक बड़ी अच्छी बात है और इसी तरीके से इसका प्रचार प्रसार होगा और ये जन जन तक पहुंचेगा और ये जो बाधा है कहीं न कहीं इनकी प्रसंस्करण की ये दूर होगी। चलिए, एक हमारे साथ कॉलर थे कैलाश यादव जी, लेकिन शायद अभी लाइन पर नहीं है। कैलाश जी, अगर आप हमें टेलीविजन से सुन रहे हैं तो फिर से हमें फ़ोन लगाएं, ज़रूर हम आपके प्रश्न को लेंगे। और जैसे आप मिलेट्स की बात कर रहे हैं तो इसे सर श्री अन्न भी हम कहने लगे हैं अब, यानी बहुत ही सम्मान के साथ ये जो अन्न है उसका हम नाम लेते हैं और उसे बहुत तरह के लाभ है जिसके बारे में हम लगातार कार्यक्रम में जान रहे हैं। डॉक्टर अजय कुमार जी के पास चलते हैं। डॉक्टर अजय, मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी सर, हमारा आम के बागों की देखभाल से जुड़ा हुआ मेरा अगला प्रश्न ये है कि जैसे कि आपने बताया कि जो अगर अभी गीले हैं बाग तो उन्हें उस तरह की नमी भी नहीं होना चाहिए क्योंकि अब फूल लगने का समय आएगा। इसके अलावा अभी से क्या थाले की तैयार करने चाहिए या फिर बागों की किस तरीके से साफ सफाई होनी चाहिए, पोषक तत्वों का प्रबंधन क्या अभी से हमें करना चाहिए और किस तरह से, कब से? ये अभी बताना चाहेंगे कि फरवरी का महीना चल रहा है तो जब दिसंबर जनवरी में बागों की कटाई छटाई मुक्त होती है। जहाँ अभी भी ठंड है तो ठंड में कटाई छटाई प्रूनिंग कहते हैं, सेंटर ओपनिंग कहते हैं, या जो अन्य उत्पादक बाग हैं उनमें रिजुविनेशन करते हैं। तो उसके लिए यही समय होता है दिसंबर जनवरी। जिन बागों में उत्पादकता है तो उनमें ये समय होता है सफाई का, जुताई का और जो थाले बनाने का। थाले बनाने के बाद उन्हें सफाई कर देना चाहिए और जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको दे देना चाहिए बराबर मात्रा में। अगर सॉइल टेस्टिंग करवा लिया तो बहुत अच्छा, नहीं करवाया तो करवा लेना चाहिए। और एक जो बूजी होती है वो दिसंबर जनवरी फरवरी के महीनों में पेड़ी पे चढ़ती है, जो वृक्ष होते हैं पेड़ होते हैं उन पे चढ़ती है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि पॉलीथीन की 24 से 30 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी तनी में लगभग जमीन से 50 सेंटीमीटर के ऊपर में बांध देते हैं और दोनों साइड ऊपर और नीचे उसको तली से कस देते हैं, जिससे वो कीड़ा ऊपर नहीं चढ़ पाता है, उस पर आता है, सर के नीचे गिर जाता है। तो ये बहुत जरूरी प्रक्रिया है। अगर इस स्टेज में बचा लेते हैं तो आगे इससे लाभ होता है। और जो भी वहाँ पे कीड़े हैं या रोग हैं ये तो देख के बताया जा सकता है कि किस बात में कोई समस्या है, उसमें लक्षण क्या है और पत्तियों में लक्षण पुरानी पत्ती प्रभावित है, नई पत्ती प्रभावित है या पुष्प प्रभावित है। जैसे मैंगो माल फार्मेशन की एक समस्या होती है तो कितना ज्यादा है, कम है या ज्यादा है। अगर पुष्पों में है तो उन पुष्पों को तोड़ के फेंक देना चाहिए, हटा देना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी पैदावार पर प्रभावित होती है। तो समय फरवरी किसानों को ध्यान से करना चाहिए। सर, एक हमारे पास व्हाट्सएप सवाल भी आ गया है तो मुझे साथ साथ ये सवाल भी ले लेती हूँ मैं। और ये हमारे महाराष्ट्र से दर्शक हैं, इनका नाम है शिवलिंग भुसारे और जानना चाहते हैं आम के बाग के लिए ज़मीन कैसी होनी चाहिए, यानी मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए? देखिए, आम हर तरह की मिट्टी में होता है पूरे देश में जहाँ तक हो रहा है। लेकिन जो दोमट मिट्टी होती है, दोमट उपजाऊ मिट्टी, वो उसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। और आपको दोमट मिट्टी में लगाएंगे तो उत्पादकता बहुत आएगी। इसलिए आप देखेंगे जो राष्ट्रीय आम की उत्पादकता का औसत है उत्तर प्रदेश में उत्पादकता लगभग दोगुनी है। क्योंकि यहाँ जो मिट्टी है
वो आम के लिए बहुत अच्छी है। जी जी। तो दोमट मिट्टी है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप किसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। ये हमारे दर्शक थे महाराष्ट्र से जिन्होंने सवाल किया था। अगर आपके भी कोई सवाल है आम से जुड़े हुए या फिर आप मोटे अनाज के प्रसंस्करण या प्रसंस्करण से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है आपका जिसका आप जवाब ढूंढ रहे हैं, तो ये सही मंच है, हमें कॉल करें। हमारा ईमेल एड्रेस, हमारा व्हाट्सएप और टोल फ्री नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है। आप अपने सवाल में व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, यानी अपनी सुविधा के अनुसार जो भी आपको सही लगे। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपके सवालों का इंतजार रहेगा। चलते चलते एक बार फिर से बता दें कि हम बात करें मोटे अनाज के प्रसंस्करण की और आम के बागों की देखभाल के बारे में। होगी मुलाकात इस छोटे से ब्रेक के बाद। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान, और एक बार फिर से आज का विषय बता दें, मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण और साथ ही आम के बागों की देखरेख के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। अगर आपके कोई भी सवाल है हमें ईमेल करें, व्हाट्सएप करें या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। और सर, अब खाद्य प्रसंस्करण पर हम बात कर लेते हैं। चुनौती के बारे में आपने हमें बताया, इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि एक क्षेत्र ऐसा भी है जो कि पलायन को भी रोक सकता है, यानी किसान अब बड़े स्तर पर नहीं लेकिन छोटी यूनिट्स तो लगा ही सकते हैं अपने गांव में। इससे रोजगार के कैसे अवसर पैदा होंगे, और खास तौर पर मैं महिलाओं की भी यहाँ पर जाना चाहूँगी, महिलाएं इससे कैसे सशक्त हो सकती हैं? बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आकलन है, क्योंकि जैसे आपने पहले ही कहा ये बहुत ही उभरता हुआ क्षेत्र है, सेक्टर है, सनराइजिंग सेक्टर जिसे कहते हैं, उदीयमान। और इसमें खासकर हमारे ग्रामीण अंचल में अगर रोजगार सृजन की बात करें तो मोटे अनाजों पर आधारित जो प्रसंस्करण इकाइयां हैं उनको लगाया जा सकता है। खासकर अगर हमारे जैसे आपके उसका आटा इत्यादि ही कुछ हमारे महिलाएं खासकर सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के अपना एक समूह बना के उसके द्वारा उत्पादित आटे को विभिन्न विक्रय केंद्रों पर, खासकर हमारा खादी ग्रामोद्योग विकास का जो मंत्रालय है वहाँ पे भी इस तरीके की बिक्री की जा रही है, और कहीं कहीं उससे आप जुड़ सकते हैं और इस तरीके से अपनी एक इकाई, छोटी इकाई को एक बड़ा रूप दे सकते हैं। आपके जो सेल्फ हेल्प स्वयं सहायता समूह हैं, और ख़ासकर देखा गया है इसमें महिलाओं की पहल ज़्यादा सफलतादायक रही है। अगर हम पुराना हमें समय पे नज़र डालें तो महिलाएं इस काम को बखूबी आगे ले गई हैं, और इसमें उनके सहयोग और रोज़गार सृजन की काफ़ी अपार संभावनाएं। हाँ, लेकिन इसके लिए उनको कहीं न कहीं से प्रशिक्षण हासिल करना होगा, और ये प्रशिक्षण एक क्षेत्र में ही नहीं, आप आटा इत्यादि बनाने तक ही सीमित ना रहें। इससे बहुत से उत्पाद, खासकर आपके बेकिंग यूनिट, खास के बिस्किट्स हैं, चकरी है, फूल है, इस तरीके से उसके आपके एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट हैं, नाश्ता जो बनाया जाता है, ये बहुत से एक विभिन्न राज्यों में इनको विभिन्न नाम से हम पुकारते हैं, लेकिन इससे एक बहुत बृहद स्तर पर इनके उत्पाद बनाए जा सकते हैं, और उनको आजकल बाजार
स्तर में उतारने में भी सहायता मिल रही। क्यों सहायता इसलिए मिल रही कि इसमें राज्य और केंद्र सरकारें काफ़ी सहयोग दे रही हैं, और ख़ासकर एक जन जागरण हुआ है कि मोटे अनाज सेहत के लिए किस तरीके से लाभदायक हैं। इसलिए हमारे उपभोक्ता भी इस तरफ काफ़ी मुखातिब हो रहे हैं, उनको कहीं न कहीं अपना रहे हैं और उनको पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सर आगे मैं थोड़ा सा और विस्तार से आपसे जानूंगी, जैसे आपने ट्रेनिंग के बारे में बताया कि ट्रेनिंग इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप खाद्य प्रसंस्करण करते हैं, इससे मूल्य संवर्धन होता है, तो ट्रेनिंग की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप किस प्रकार से ट्रेनिंग इसके हासिल कर सकते हैं और उससे और क्या क्या लाभ हो सकते हैं? एक तो है कि आप बेहतर तरीके से प्रसंस्करण करेंगे, लेकिन क्या आपको बेहतर लोन या स्कीम्स का भी फ़ायदा मिलेगा, इसके बारे में भी मैं आपसे जानूंगी। लेकिन अभी डॉक्टर अजय के पास चलते हैं और एक बार फिर से हम दर्शकों से कहेंगे आप अपने सवाल हमें भेजते रहें। आप अगर कॉल नहीं कर रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी हम साथ साथ स्क्रीन पर फ्लैश करते रहेंगे आपके लिए। आप ज़रूर वहाँ से नोट करें और अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। डॉक्टर अजय, जैसे कि आपने बताया कि पोषक तत्वों का प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है और इस समय और कौन कौन सी तैयारियां हमारे किसान कर सकते हैं, जैसे प्रूनिंग के बारे में आपने बताया, और जो बहुत ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए इस वक्त बाग में, और क्या करें? किसानों को ये ध्यान रखना चाहिए, जब तक पुष्पन ठीक से नहीं होता तब तक कीट पतंगों के ऊपर बहुत पूछ लिए प्रमुख कीट और बीमारियां कौन कौन सी होने लगती हैं। जी सर अजय सर, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। पुष्पन आने के बाद में सिंचाई करें और पुष्पन फल कटने के बाद से मैच्योरिटी तक ये पूरी नमी बनी रहनी चाहिए। जी। अब जो मुख्य रोग होते हैं, कीट होते हैं, उसके विषय में बता देना चाहते हैं। जी। जैसे मैंगो के रोग हैं, पाउडरी मिल्ट्यू या खर्रा दहिया, अगर ऐसा कुछ दिखाई देता है इसके लिए घुलनशील जो गंधक है 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से उसका छिड़काव करें। अगर इंसेक्नोज, थोमाब्लाइट या डाइवैक्स का शिकायत है बाद में, तो इसके लिए कार्बन ऑक्सीक्लोराइड का 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें। अगर गुमा रोग या माल फॉर्मेशन जिसे अभी हमने बताया, तो बौरों में जैसे देखते हैं तो उसमें नैप्थेलिक एसिड का 0.4 मिलीलीटर पर लीटर की दर से छिड़काव करना चाहिए। और कहीं कहीं क्योंकि अब बहुत जगह पे जो ईंट के भट्टे हैं, ऐसे क्षेत्रों में ओएमिला जैसे जो फल आता है उसमें नीचे की तरफ में ब्लैक हो जाता, काला काला दिखाई देता है। और अगर ऐसा कुछ है बागों में पिछली बार देखा गया है, तो पहले से सावधानी के तौर पे बोरेक्स या कास्टिक सोडा का 10 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव कर देना चाहिए। खास सावधानियां हैं, इनको किसानों को ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, तो खास सावधानियां हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं इसके बारे में भी हमने जाना। अब एक कॉलर है रणजीत कुमार हैं, जिन्होंने हमें बिहार से कॉल किया है, सुपोर से हमारे साथ फोन लाइन पर। रणजीत जी स्वागत है, बताइए किस विषय पर आपका सवाल है। हेलो रणजीत जी, अपना प्रश्न बताएं। मेरा प्रश्न दो प्रश्न है मैम। जी बताएं। ये पहला यानी कि मिलट्स है, मिलट्स यानी कि रागी जो है, पंत रागी 3 है, ये इसका हमने कृषि विज्ञान केंद्र से बीज थोड़ा सा प्राप्त किया था, वो बीज मैंने उगाया। उसके बाद वो बीज रखा, उसका यानी कि पैदावार अच्छा है, और उसका बारे में जानते हैं। एक जर्दालू आम है, आम पे मैं जा रहा हूँ, मैं बिहार से हूँ जी। और जर्दालू आम यानी कि वो लॉन्ग टाइम का कि सेकेंड टाइम का, ये हमें जानकारी चाहिए जर्दालू आम का। पहले तो आपने सवाल नहीं पूछा, आपने ये बताया कि आपने बीज लिया रागी का, लेकिन सवाल क्या है रागी से जुड़ा हुआ आपका? रागी का ये यानी कि उसका बीज हमने यानी कि 5 किलो तैयार करके रखा है, वो यानी नेक्स्ट टाइम के लिए बोने के लिए। अच्छा, तो आप जानना चाहते, ठीक है सर, अच्छा बीज इनको प्राप्त हुआ, वो पंतनगर की वैरायटी बता रहे हैं। रंजीत जी अच्छी बात है, आप के जो मानक थे उस पर ये प्रजाति खरी उतरी। एक मिनट, यानी कि उसको यानी कि नर्सरी लगा के यानी कि करना चाहिए कि सीधी बुआई करना, ये बता दीजिए। नहीं, ये नर्सरी नहीं लगा चाहिए, दोनों तरीके से भी कर सकते हैं आप, सीधी बुआई भी कर सकते हैं और नर्सरी के माध्यम से पौधशाला में के उगाने के बाद रोपण भी करते हैं किशन भाई। लेकिन आपके पास अगर 5 किलो बीज है तो इसको आप सीधे बुवाई भी कर सकते हैं कि जब बहुत कम मात्रा में आपके पास बीज उपलब्ध होता है तब उसमें ये किफायत बरती जाती है कि हम उसकी पहले पौध उगा लें। और बोलें इसका जो है सर ये जो है यानी कि बुआई बिहार के लिए कब उपयुक्त है, ये बताइए हमको सर। देखिए, खासकर जो आपकी जो रागी है सुपौल, ये आपकी जो वर्षा ऋतु है, खासकर जो खरीफ का मौसम है
उसमें आपके ये रागी अच्छा उत्पादन देगी खासकर, और इसी समय में आपको ये अच्छा उपज देगी। और क्योंकि ये पहले बता चुके इनको अच्छी उपज मिली है, तो मतलब उसी समय में उसका आप पुनः उसका पुनरावृत्ति करें और उसको आगे बढ़ाएं, और दूसरे किसान भाइयों को भी आप इसका बीज वितरण करें और एक अच्छी मात्रा में उत्पादन करके इसकी प्रोसेसिंग आप करना शुरू कर लें। रागी क्या क्या बना सकते हैं? रागी से खासकर आपका रागी के लड्डू काफ़ी मात्रा में, रागी माल्ट भी सर काफ़ी माल्ट भी बनाते हैं, और रागी के लड्डू हैं काफ़ी पसंद किए जा सकते हैं, और खासकर तीज त्योहार में रागी के लड्डू की काफ़ी मांग होती है। जी जी जी। अब हमारा इनका दूसरा सवाल था सर आम से जुड़ा हुआ। सर सवाल इनका दूसरा आप समझ पाए? हेलो डॉक्टर अजय, आम से जुड़ा सवाल था रणजीत जी का। वैरायटी के बारे में सर जानना चाह रहे थे। कौन सी वैरायटी ग्रो करना है बिहार में? हाँ जी सर, सुपौल से है ये। वहाँ मैं जहाँ तक समझ पाया इनके यहाँ जर्दालू आम होता है। हाँ। उसको अधिक लंबे समय तक कैसे वो रख पाए तुड़ाई के बाद, इसके ऊपर वो सवाल कर रहे थे। सर उनके यहाँ की वैरायटी लोकल वैरायटी है, जर्दालू बताया उन्होंने क्यों उनके क्षेत्र की है, तो क्या करें कि ज़्यादा समय तक ये रहे? उसमें आम को जो लंबे समय तक रखने के लिए तुड़ाई से पहले ही सोचना पड़ता है कि जो तुड़ाई करते हैं तो गर्मी के समय में हीट से बचाने के लिए या तो सुबह तुड़ाई करेंगे एक बार, और उसको उसमें जमीन के टच में ना आने दें, फलों को ग्रेडिंग कर दें, और सेब से बचाने के लिए फल को उनको किसी जाली पे उलट के रखें जिससे फल में चेप न लगे, और उनको ठंडे स्थान पे जैसे 12, 13, 14 डिग्री सेंटीग्रेड पे भंडारित करें तो उनको ज़्यादा समय तक रख सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये चलिए सर, अब हम प्रसंस्करण पे भी बात कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ये सवाल यही लाइफ कैसे बढ़ाई जाए, आम के बारे में सवाल था, तो मेरा अब अगला सवाल जो है उस मोटे अनाज से जुड़ा हुआ है। अच्छा एक कॉल आ गया, पहले वो ले लेते हैं। हेलो शालिनी जी हैं जिन्होंने राजस्थान से में फ़ोन लगाया है। शालिनी जी स्वागत है आपका हेलो किसान में, प्रश्न बताएं। शालिनी जी मुझे सुन पा रही हैं? हेलो नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं एक किसान की बच्ची हूँ। बहुत अच्छी बात है, बताएं शालिनी जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे फ़ोन कर रहे हैं। मैं किसान की बच्ची, तो मैम आपको जैसे पता है कि बाजरा राजस्थान में सबसे अच्छा होता है। शालिनी जी पहले आप टीवी का वॉल्यूम कम कर लें ताकि हम आपको स्पष्ट रूप से सुन सकें, इस तरीके से व्यवधान होता है बात पूरी समझने में। हाँ मैम। जी धन्यवाद शालिनी। हेलो जी शालिनी, आप बताइए अपना प्रश्न बताएं। मैम जैसे हम सबको पता है कि राजस्थान में बाजरे की उपज सबसे अच्छी होती है। ठीक है। राजस्थान में बाजरे की उपज सबसे अच्छी होती है। जी आगे बताएं। तो मैम हमारे यहाँ ना लोग बाजरे की फसल बीज नहीं रहे हैं क्योंकि उनकी अच्छे मूल्य नहीं मिल रहे हैं। अच्छा ठीक है शालिनी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैम आगे और है। हाँ अच्छा और बताइए। तो मैम यदि ना हमें अच्छा मूल्य मिलने लग जाए ना, तो ना आप कहीं भी राजस्थान में कहीं भी आकर देख लेना, आपको बाजरा नजर आएगा। अच्छा ठीक है शालिनी, और अच्छा लगा आपने सवाल किया, प्रश्न किया, और देखिए हमारी युवा पीढ़ी अगर इतनी गंभीरता से सोच रही है तो बहुत अच्छी बात है, और ख़ास तौर पर महिलाएं। तो सर हम इस पर बात भी कर रहे थे, और जैसे कह रहे कि मूल्य अच्छा नहीं मिलता, तो प्रोसेसिंग की तो मुझे लगता है इसमें काफ़ी अच्छी भूमिका हो सकती है। देखिए शालिनी ने एक बहुत बड़ा यहाँ पे सवाल किया है। कहूँ कि एक बच्ची हैं, मैं कहीं वो बच्ची नहीं, उनमें बहुत ही एक समझ है। और ख़ासकर राजस्थान बाजरे के लिए जाना जाता है, और मोटे अनाजों में बाजरे का सबसे बड़ा योगदान है, और इसके लिए हमारी केंद्र और राज्य सरकारें काफ़ी संवेदनशील हैं।
इनका समर्थन मूल्य पे भी समय समय पर इजाफा किया जा रहा है। हाँ, लेकिन वहाँ कुछ इतना नहीं मिल पा रहा है जितना कि अगर इसका हम प्रसंस्करण कर लें। शालिनी जी के घर में इनकी दादी हैं, माँ हैं, भाई हैं, बहन है, और ये एक बड़ा होकर खुद उसमें आगे आ सकती हैं। खासकर राजस्थान में आपका बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय, केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय में बाजरे के ऊपर उनका एक बहुत अच्छा सेंटर है, उस केंद्र है। वहाँ पे बाजरे की बेकिंग लाइंस और उस पर काफ़ी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, किस तरीके से अच्छे उत्पाद बनाए जाएं। समय समय पर वो प्रशिक्षण देते रहते हैं। तो ये शालिनी जी के आसपास और भी लोग जो हैं वो कहीं न कहीं ये बात सुने और आगे बढ़े अच्छा, जाएं। इन्हें आपको सजेस्ट भी करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए हम उनका कॉल लगा है और उन्होंने इतने अच्छे सवाल किए हैं, तो खुद भी वो किसान परिवार से, उन्होंने कहा मैं किसान की बेटी हूँ, तो इन्हें कुछ आप सजेशन करना चाहेंगे? हाँ, निश्चित तौर सजेशन ये है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है और जो आने वाली पीढ़ी है आ रही है, कहीं न कहीं कृषि से उसका जुड़ाव उतना नहीं हो पा रहा है जितना कि पहले हुआ करता है। लेकिन जैसे जैसे सहूलियतें बढ़ेंगी और ख़ासकर जो खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र प्रगति करेगा, तो हमारे खासकर युवा लोग हैं कहीं न कहीं इससे जुड़ेंगे और ऐसी उम्मीद की जा रही है निश्चित तौर पर। जी जी। और इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा। ऐसे और सवाल जब आते हैं तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है, हमें भी अच्छा लगता है ऐसे सवालों के जवाब देने में। फिलहाल ब्रेक लेंगे, सवाल हमें करते रहें। छोटा सा ब्रेक। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब हम हेलो किसान के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं, इसीलिए अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप ज़रूर हमारे तक पहुंचे, अपने सवाल पहुंचाएं, व्हाट्सएप करें, ईमेल करें, टोल फ्री नंबर भी है, जो भी आपके लिए सूटेबल हो। और चलिए बातचीत की एक बार फिर से हम शुरुआत करते हैं। आपके कॉल्स का हमें इंतज़ार रहेगा। राम आश्रय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब हम प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें ट्रेनिंग कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? क्योंकि कुछ तो चीज़ें हम परंपरागत तौर पर करते आ रहे हैं, जैसे आपने दादी नानी का जिक्र किया, जो हमारी इससे पहले से पीढ़ी जो थी। निश्चित तौर पर अब क्योंकि अब तो सब कुछ मैकेनाइज हो गया है, हम नई तकनीक के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं और इसे एज अ व्यवसाय, एक बिजनेस मॉडल के तौर पर अपनाया जा रहा है, तो यहाँ पर मुझे लगता है ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। निश्चित तौर पर। और ये कहा जाता है कि गुरु बिन कौन बताए ज्ञान। और जब तक आप बारीकियां नहीं आपको आती हैं प्रसंस्करण की, और वो जब बारीकियां आपको प्रशिक्षण के माध्यम से ही हासिल होंगी। प्रशिक्षण में ये सिखाया जाता है कि आप गुणवत्ता युक्त, खासकर हाइजीनिकली प्रोसेस प्रोडक्ट कैसे, जिसमें कि गुणवत्ता बहुत ज़्यादा हो, उसको खाने के बाद संक्रमण इत्यादि ना हो, दिखने में बहुत अच्छा हो, क्रिस्प हो, उसमें अच्छी सुवास हो, महक हो, अच्छी तरीके से पैकिंग की गई हो, जिससे कि उसको भंडारण के समय लंबे अवधि तक रखा जा सके और उसमें नमी इत्यादि का बढ़ावा बहुत ज़्यादा ना हो। उचित पैकिंग अगर आपने अपनाई है, और ख़ासकर जब
खासकर मोटे अनाज बाजरे की बात करें, बाजरा में एक फाइटिक एसिड नाम का अम्ल होता है और वो एक उसमें एक एंजाइमिक प्रक्रिया के माध्यम से वो बाजरे के उत्पाद और खासकर बाजरा का आटा बहुत जल्दी खराब होने लगता है। वही मेरा सवाल भी होने वाला था। तो यहाँ पे प्रशिक्षण में ये सब कुछ बताया जाता है कि हम जब बाजरे से उत्पाद बनाएं तो उसमें हम ताप का, खासकर थर्मल प्रोसेसिंग का किस तरीके के उपयोग करें जिससे कि ये जो व्याधियाँ आती हैं, ये जो मेलोडीज आती हैं, समस्याएं आती हैं, उससे कैसे निजात पाई जाए और आपका जो उत्पाद है उसको लंबे समय तक कैसे उसकी निधानी आयु, सेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके। और एक कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल। और पैकिंग बहुत ही आकर्षक होनी चाहिए, उसमें कहाँ से आपका उत्पाद आया है, क्या क्या उसमें आपके बेनिफिट्स हैं, क्या कुछ, इन सब बातों का ध्यान रखें तो निश्चित तौर पर हमारा जो प्रशिक्षण के माध्यम से उस व्यवसाय को पंख दिए जा सकते हैं, पंख लगाए। अब मैं मार्केटिंग वाला जो आपने थोड़ा सा यहाँ पे पोर्शन टच किया, मैं सर उस पर भी आऊंगी, लेकिन एक कॉलर है रामपाल, उनसे बात करते हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर। रामपाल जी, स्वागत है हेलो किसान में, बताइए क्या प्रश्न है आपका। हेलो। नमस्ते मैडम। नमस्कार रामपाल जी, बताएं। जी मैडम, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ जी खाद प्रसंस्करण के लिए हाँ, एक बार फिर से बताएं। जी मैडम, जैसे खाद प्रसंस्करण के बारे में बात हो रही है तो इसमें कोई स्कीम आई है भारत सरकार की, जैसे अभी न्यूज में आ रहा है? बहुत अच्छा सवाल है आपका सर। हम सरकार की तरफ से किस तरह की सुविधाएं हैं किसानों के लिए, या फिर जो भी प्रोसेसिंग की क्षेत्र में जाना चाहता है, और क्या स्पेसिफिक मोटे अनाज के लिए भी कुछ है? निश्चित तौर पर ये एक नहीं अनगिनत इस समय इसमें स्कीम्स हैं, योजनाएं चल रही हैं और इसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर इस बीड़ा को आगे बढ़ा रही हैं। जो बीड़ा उठाया गया है मोटे अनाजों को आगे बढ़ाना है, जन जन तक इसको जोड़ना है, तो इसके लिए हमारी जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है इसके माध्यम से कई स्कीम्स चलाई जा रही हैं। आपकी पीएम प्रधानमंत्री जनधन विकास योजना है, उसके माध्यम से भी इसको अग्रणी किया जा रहा है। और ख़ासकर इसमें काफ़ी एक समाकित विकास की बात की गई, किस तरीके से समेकित विकास, इंटीग्रेटेड अप्रोच में ये बताया गया है कि पहले लाभार्थियों का चुनाव किया जाए, उन लाभार्थियों को कहीं न कहीं हम प्रशिक्षण दें, प्रशिक्षण देने के बाद सब्सिडी के माध्यम से उनको प्रोसेसिंग यूनिट हम उनकी लगाएं, जो इकाई है, और उसके बाद जो उनका उत्पाद हो वो बाई बैक किस तरीके से हम उसको विभिन्न मार्केटिंग चैनल्स हैं उसमें डालकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, एक समेकित प्रयास चल रहा है। और इसमें हमारे जो भी किसान भाई बहन हैं, आपके जो जिला कृषि अधिकारी है वहाँ पे भी इसकी सूचनाएं हैं, और आपकी जो ब्लॉक स्तर पे, खंड स्तर पे, वहाँ पे भी जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनके यहाँ भी इन योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी होती है और वो आपको कहीं न कहीं इससे जोड़ सकते हैं। जी, एक हमारे पास व्हाट्सएप सवाल आया है और ये आम से जुड़ा हुआ है, तो मैं जल्दी से ये सवाल ले लेती हूँ। विशाल है, मेरठ उत्तर प्रदेश से, जानना चाहते हैं आम के पेड़ में कौन कौन से रोग लगते हैं। आम में मंजर लगने के दौरान उन पर मथुआ कीट, मथुआ लिखा है इन्होंने, मैंगो हॉपर और दहिया कीट, मिली बग भी लग जाता है, पाउडरी मिल्डू भी हो जाता है, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे इससे बचाव करें? डॉक्टर अजय। ये जो आपने बताया ना दहिया कीट लग जाता है, इसके लिए घुलनशील गंधक 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें। और जो आपने दूसरा बताया एंथ्रेक्नोज, जी, उसके लिए कार्बन ऑक्सीक्लोराइड का 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से पौधों पे छिड़काव करें। ये है। और जो रोग हो उनको पहले सही पहचान लें कि कौन सा रोग है, तभी छिड़काव करें। ठीक है सर, जिसके बारे में आप पहले भी बता चुके हैं जब एक और ऐसे ही सवाल आया था। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दर्शकों के इतने सारे व्हाट्सएप सवाल, ईमेल और टोल फ्री नंबर जो हमारा है, जो कॉल सेंटर नंबर है, उसके सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। राम आश्रय जी, अब अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक तो हमारा मार्केटिंग वाला पक्ष में जानना चाहूँगी, मार्केटिंग कितनी महत्वपूर्ण है, कैसे करें, कैसे बाजार ढूंढें, और दूसरा जो ट्रेनिंग लेते हैं जो हमारे किसान, क्या उससे उन्हें और भी कोई बेनिफिट होता है? एक तो ये कि आप बेहतर तरीके से प्रोसेसिंग यूनिट चला पाएंगे, लेकिन इसके अलावा भी कोई उनको और अन्य लाभ? अन्य लाभ
जैसे कि आपने पहले भी कहा और उन्हीं को मैं यहाँ पे उसकी पुनरावृत्ति करना चाहूँगा कि जब आप एक प्रशिक्षण हासिल करके आते हैं तो एक आप में एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है और किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए आप में कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं आपका हिम्मत होना बहुत ज़रूरी है। उससे ही आप का जो कदम आगे बढ़ता है उसमें क्या सफलता मिलेगी काफ़ी कुछ नीत होती है। तो मैं निश्चित तौर पे कहूँगा कि प्रशिक्षण यहाँ पे आपकी सफलता की कुंजी है और जितने भी हमारे भाई बहन इस प्रोग्राम कार्यक्रम को सुन रहे हैं और वो ये प्रयास करें कि हम मोटे अनाजों की प्रसंस्करण की तरफ बढ़ने से पहले एक कहीं न कहीं से प्रशिक्षण हासिल कर लें। और ये प्रशिक्षण आजकल काफ़ी जगह पे खासकर हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं या कृषि विज्ञान केंद्र हैं या हमारे भारत सरकार या ICAR के विभिन्न केंद्र हैं जहाँ पे कि इस मोटे अनाजों से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा सकता है जा रहा है। वहाँ पे आप जुड़ें और प्रशिक्षण हासिल करें। इसके बाद खाद्य प्रसंस्करण की तरफ आगे समय कम रह गया, जल्दी से मार्केटिंग वाली बात भी बता दें। मार्केटिंग के लिए खासकर निश्चित तौर पे जो भी किया कुछ जा रहा है अगर उसका अगर विपणन सही तरीके से नहीं हो पाता है, विपणन ही आपको व्यवसाय को आगे बढ़ाएगा किस ऊंचाई तक जाना है। तो विपणन के लिए आप खासकर हमारे जो जहाँ पे भी प्रशिक्षण दिया जाता है वहाँ पे जो नाबार्ड है या दूसरे खादी ग्रामोद्योग से जुड़े लोग हैं या दूसरे सहकारिता के संबंधित संस्थान हैं उनके लोगों को भी बुलाया जाता है और वो बताते हैं कि आप अपने उत्पाद को किस तरीके से अगर आप उन्हें उसे गुणवत्तापूर्वक उत्पादित किया है तो किस तरीके से मार्केट में ले जाएंगे। तो कई ऐसी एजेंसीज हैं जिनसे संस्थान हैं जिनसे हमारे किसान जुड़ सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छे से आज के विषय को समझाया और दर्शकों के कॉल्स के जवाब दिए, व्हाट्सएप सवाल भी लिए हमने, ईमेल्स भी लिए, मेरे बहुत सारे सवाल थे उनके जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले अंक का हमारा विषय क्या है आइए डालते हैं उस पर नजर। अगला हमारा विषय होगा कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती और साथ ही हम आपको जानकारी देंगे कृषि में ड्रोन तकनीक के प्रयोग के बारे में भी। अगर आपके सवाल हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी एक बार फिर से हम आपके लिए दोहरा देते हैं, hellokisan2015@gmail.com। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, यानी ये बिना किसी शुल्क का नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करें। आप कॉल करें, अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं। और चलते चलते ये भी जानकारी दे दें कि अगर आज का भी कार्यक्रम आप फिर से देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जाएं। इसके लिए एक QR कोड स्कैन करें या फिर हमारा ID @DD किसान चैनल जो कि हमारा YouTube ID है, इसे सर्च करें, हमारे YouTube चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब करें, जो भी कार्यक्रम पसंद है उन्हें लाइक करें, कमेंट करें ताकि हम आपकी फीडबैक को जान सकें। और हेलो किसान का आज का एपिसोड या पुराना कोई भी आप एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर ज़रूर जाएँ। इसी के साथ ही यहाँ आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन अगले अंक में नए विषय के साथ नए विशेषज्ञों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।
आखिर तुम्हारा नाम किरण है तो तुम्हारा तेज तो हमें सहना ही पड़ेगा। किरण, तुम्हें पता है तुम्हारी पढ़ाई का आज आखिरी दिन था। मैं सिर्फ पढ़ाई करना चाहती हूँ और कोशिश करूँगी कि हमेशा आपका सर फक्र से उठे, शर्म से झुके नहीं। मैं इतना पढ़ना चाहती हूँ कि एक दिन एस्ट्रोनॉट बन सकूं। पढ़ना है तो 12वीं कक्षा तक पढ़ ले, उसके बाद फिर तेरी शादी की बात होगी। पढ़ाई के बाद या तो पंख होते हैं या फिर सिर, और जिंदगी जीने के लिए इन दोनों को काटना पड़ता है। देखिए जहाँ चांद रहता है सोमवार से गुरुवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।